Hello, my dear friends. How are you? I'm doing good and I hope you all are doing excellent. तो आई होप कि आप लोग इस लॉकडाउन वाले टाइम को पूरी तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और इसी को अच्छे से यूज़ करते रहना है। ठीक है। ये जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, ये जो मौका मिला है, इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए। इसमें अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। पिछली क्लास में किसी ने पूछा था कि सर मैथ्स के लिए कुछ प्रिपरेशन टिप्स दीजिए या मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें, इसके लिए बताइए। तो देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैथ्स का प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले तो फील करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ का प्रिपरेशन अगर आप मन से करना चाहते हैं, ठीक है ना, आप चाहे मैथ्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, साइंस में किसी भी सब्जेक्ट की बात करें, आपको उसको फील करना पड़ेगा। जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे तब तक आप रियलाइज़ नहीं करेंगे कि उस सब्जेक्ट में आपको क्या मिल सकता है। ठीक है। तो आपको अगर वो चीज़ चाहिए जो वो सब्जेक्ट देना चाहता है, तो इसके लिए आपको उसको फील करना पड़ेगा। मैथ्स को कैसे फील करें? देखिए, मैथमेटिक्स को आप केवल फॉर्मूला की तरह मत समझिए, आप उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझिए। ठीक है। केमिस्ट्री या फिजिक्स नाम का या बायोलॉजी की भी अगर हम बात करें तो इस नाम का साइंस सब्जेक्ट जो है ये बाद में आया है। मैथ्स नाम का सब्जेक्ट पहले आ चुका था। ठीक है। क्योंकि नंबर्स को हम बड़ी आसानी से समझ पा रहे थे, तो उस नंबर्स को समझने का ही प्रोसेस था अपना मैथमेटिक्स। सर्च किया, काफ़ी कुछ नए नए रिजल्ट्स लाए और जिसकी वजह से ये पॉपुलर हो गया, है ना। तो उसको लोगों ने जिन लोगों ने उसको फील किया, उन्होंने उसमें नई नई चीज़ देखे, नई नए प्रॉपर्टीज़ देखी, नई नई आइडेंटिटीज़ उन्होंने खोजी। ठीक है ना। आपने थियोरम वगैरह का नाम सुना होगा। तो ये लोगों ने कैसे फील किया? उन्होंने जब मैथमेटिक्स को फील करना स्टार्ट किया, तब ये अपने आप उन्होंने रियलाइज़ किया कि अच्छा, अरे ये तो होना चाहिए, तो ऑब्वियस है। कई बार आपको भी लगेगा, ठीक है, कि ऐसा तो होना चाहिए, इवन दो आपने उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा होगा। और कई बार ऐसा होगा कि आप देखेंगे कि आपने जो सोचा था, जो गेस किया था, एग्जैक्टली वही हुआ। ठीक है। तो साइंस की अगर हम बात करते हैं तो साइंस ऐसे है ही ऐसा सब्जेक्ट की ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। आप जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। तो चलिए, पहले की तरह ही मैं कुछ सुनाऊंगा आपको संस्कृत में। ठीक है। और बिल्कुल मैं उम्मीद करूंगा कि आपको वो समझ में आए, मज़ा आए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो वो है, ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति 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 ओम। क्या है इसका मतलब? अब इसका मतलब अगर हमें समझना है तो देखिए क्या है ये एक्चुअली क्या है कि ये एक उपनिषद से लिया गया है और बहुत ही इसका अच्छा सिग्निफिकेंस, अच्छा मतलब है इसका। ये एक टीचर और एक स्टूडेंट जो हैं वो दोनों साथ में मिल करके प्रेयर करते हैं। वो दोनों साथ में मिल करके जो है वो गॉड से प्रे करते हैं, भगवान से, ईश्वर से, अल्लाह से, है ना। मतलब बहुत सारे नाम है भगवान के। तो हम लोग उसको यहाँ पर में ओम हमने कहा है ईश्वर को। तो हम कहते हैं कि हे ईश्वर, हम सब की प्रोटेक्शन करो आप, हमें प्रोटेक्ट करो आप। ठीक है ना। या हम सब प्रोटेक्टेड रहें। फिर ये कहते हैं कि भुनक्तु। अब इसका क्या मतलब है हमारा? कि हमारा तो आपने प्रोटेक्शन कर दिया, अब आप हमको नरिश कीजिए, मतलब हमें जो एनर्जी चाहिए, हमें एनर्जी सप्लाई कीजिए। ठीक है ना, ताकि हम ग्रो करें, है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं कि सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहि। मतलब हम सब साथ में मिल करके, हम लोग साथ में मिल करके सिनर्जी में काम करें। मतलब अकेला ऐसा नहीं हो कि केवल आप काम कर रहे हैं या मैं काम कर रहा हूँ। हम सब साथ में मिलकर जब काम करेंगे तो हम दोनों के इंडिविजुअल काम से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ज़्यादा इफेक्ट होगा। ठीक है।
बहुत बड़ी बात कही जा रही है, इसको समझिए ध्यान से। और उसके बाद तेजस्विनावधीतमस्तु, इसका क्या मतलब है? तेजस्विनावधीतमस्तु का मतलब है कि हमारा जो इंटेलेक्ट है वो और शार्पन होता जाए, उसका डिग्री जो है एक नॉच और ऊपर हो जाए। अभी हमारा जो इंटेलेक्ट का लेवल है उससे एक नॉच ऊपर हो जाए, और हर बार हम यही प्रेयर करेंगे कि एक नॉच और ऊपर हो जाए, थोड़ा सा और बढ़ जाए। माँ विद्विषामहि मतलब और ऊपर हो जाए, थोड़ा सा और बढ़ जाए। माँ विद्विषामहि मतलब कि गलती से भी हमारे अंदर दुश्मनी की भावना ना हो, हमारे अंदर जो हेट्रेड की भावना ना हो, ठीक है, गलती से भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर हम क्या कहते हैं कि ओम शांति 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 ओम, मतलब हर जगह शांति हो, पीस हो, हार्मनी हो। समझ में आ गई बात? तो ये था इसका प्रेयर का मतलब। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक जो केमिस्ट्री में कवर किया है वो क्या है, क्यों किया है, क्या इसका कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ायदा है। तो देखते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। हम देखिए सबसे पहले क्या है कि हमने जो अभी तक केमिस्ट्री में पढ़ा है वो बिल्कुल बेसिक पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक पढ़ा है। हम अभी आगे भी बेसिक ही पढ़ने वाले हैं। इसका क्या पर्पस है? देखिए ये आपको केमिस्ट्री को आसान करने के लिए, यहाँ पर मैं केमिस्ट्री को जितना आप आसान कर पाएंगे उतना ही आप समझ सकते हैं, ठीक है। आपको समझने के लिए केमिस्ट्री को करना पड़ेगा आसान। ये केमिस्ट्री को बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पर में आपका कमांड हो जाता है, ठीक है ना, तो फिर आपके लिए केमिस्ट्री का समझना बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इससे पहले कि मैं आपको कुछ और बताऊं, सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पर मैं आप लोगों ने मेरा नाम देखा है कि ये हूँ मैं, ये मेरा नाम है, ये मेरा प्रोफेशन है, सॉरी मेरा प्रोफेशन तो ये है, ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है, और ये तो मेरा नेचर है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल मैं आपकी तरह हूँ, यहाँ पर मैं आपकी तरह मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, एक लर्नर हूँ, ठीक है। तो हम लोग जो कर रहे हैं उसका क्या नाम है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम लोग करने वाले हैं। अभी तक हम लोग कर ही रहे हैं इसको, और अभी हम काफ़ी कुछ इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए क्या क्या है ये, कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमने किया था, है ना। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन किया था, इसमें हम लोगों ने कई सारे लॉज देखे थे, हमने उसको फील करने की कोशिश की थी। फिर ये समझ में कैसे आया था कि जो एटम्स होते हैं, किसी भी एलिमेंट के एटम्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो होते हैं बिल्कुल आइसोटोप्स की बात फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं, फिलहाल उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि अब अगर हर किसी का मास आइडेंटिकल है, हर किसी का मास आइडेंटिकल है, तो हम उस मास को नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं अगर आपको बताता हूँ कि भाई साहब अगर एक पोटैटो का वेट जो है वो कितना है, 100 ग्राम है, तो आप आसानी से बता सकते हैं ना कि 1 kg में कितना पोटैटो है। ये हमने एग्जाम्पल भी किया हुआ था पहले, ठीक है। तो ये हमें मदद करता है समझने में कि हर एलिमेंट जो है वो छोटे छोटे एटम से बना हुआ है, हर मॉलिक्यूल जो है वो एटम से मिलकर के बना हुआ। अब वो एटम एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो होंगे सारे आइडेंटिकल। उन सारे के आइडेंटिकल होने से बहुत ही फ़ायदा मिलता है हमें, और हम मास और नंबर को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मास और नंबर को अगर इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम लोग यहाँ पर में जब भी केमिकल रिएक्शंस देखेंगे तो वो हमेशा हम नंबर में देखेंगे, ठीक है। जब भी रिएक्शन देखेंगे तो उसके पीछे जो कॉफिशिएंट लगा होगा वो एक नंबर होगा, ठीक है। आपने पहले भी बहुत सारे रिएक्शंस देखे होंगे कि CH2 + ½ O2 गिव्स H2O। ये जो ½ 1 ये जो कोफिशिएंट्स हैं ये मैथमेटिकल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं आपको, राइट। लेकिन जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई लेके आ जाना 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेके आ जाना, है ना, और एक ऑक्सीजन का भी मॉलिक्यूल लेते आना, चलो इनका रिएक्शन में डाल देते हैं रिएक्शन करने के लिए, और देखते हैं हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिलता है कि नहीं मिलता। ऐसा तो नहीं होता है। हम सिंगल मॉलिक्यूल तो नहीं उठा के ला सकते हैं ना, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली कितना प्रोडक्ट बनने वाला है, या एग्जैक्टली हमें कितने रिएक्टेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हमेशा
मास को नंबर में या फिर नंबर को मास में कन्वर्ट करने की आवश्यकता होती है. इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू कन्वर्ट मास इनटू नंबर्स एंड दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग मोल कॉन्सेप्ट हियर. ओके, सो yesterday we had discussed the term called average atomic mass. So we know that one atom has fixed mass. Okay, and all atom of one kind are having constant mass. Okay, all atom of one kind is having identical mass, but there is a problem. What is the problem? That there exists atoms called isotope and the masses of isotopes are not exactly same. Problem एक और है कि अब जब हम इन आइसोटोप और दो अलग अलग आइसोटोप को देखेंगे तो हम किसका एटॉमिक मास लें, ये हमने देखा था प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही थी. जैसे हमने क्लोरीन का भी एक एग्जांपल लिया था, है ना, क्लोरीन का एग्जांपल लिया था. ऐसे हम और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं. तो मैं दोबारा से अगर बात कर लूँ तो क्लोरीन की ही बात मैं कर लेता हूँ. तो क्लोरीन क्या था, एक अपना 35 वाला था और एक दूसरा क्लोरीन कौन था, 37 वाला था. हमने देखा था कि ये अप्रॉक्सीमेटली 25% नेचर में एग्जिस्ट करता है, सॉरी ये 75% करता है और ये 25% एग्जिस्ट करता है. तो हम लोगों ने क्या जुगाड़ लगाया, क्या जुगाड़ लगाया कि हमने कहा कि भाई कहीं भी हम रैंडमली अगर 1 मोल क्लोरीन लेंगे तो 1 मोल क्लोरीन में 75% जो है वो 35 वाला आइसोटोप होगा और 25% जो ये वाला होगा. तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, इसका निकाल लिया था एवरेज मास. इसका क्या निकाल लिया था, एवरेज मास. एवरेज मास का मतलब क्या है कि हम लोगों ने कंसीडर कर लिया था कि ये भी है और इन दोनों को हमने रिप्लेस कर दिया था एक नए हाइपोथेटिकल क्लोरीन एटम से जिसका एटॉमिक वेट कितना था, जिसका था एटॉमिक वेट 35.5 है ना, अप्रॉक्सीमेटली जिसका 35.5 एटॉमिक वेट था. इसे हमने रिप्लेस कर दिया था. यानी कि अगर 1 मोल लेते हैं हम, जिसमें 0.75 मोल ये है, 0.25 मोल ये है, उसको हम लोगों ने एक हाइपोथेटिकल क्लोरीन एटम से रिप्लेस कर दिया है जो कि एग्जैक्टली कितना है, 1 मोल. यानी कि नंबर हम सेम रख रहे हैं. ध्यान से देखिए, हम लोग नंबर सेम रख रहे हैं क्योंकि हमें केमिकल रिएक्शन में हमेशा नंबर इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है ना. तो ये मैं ऑलरेडी आपको कल बता चुका था कि कैसे कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो अब दोबारा से हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है समझना इस बात को कि मास को नंबर में कन्वर्ट करना है, नंबर को दोबारा से मास में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, एक टर्म था जो कि मैं कल बताना चाहता था पर बता नहीं पाया था, वो था फॉर्मूला मास. कल मतलब पिछली क्लास में फॉर्मूला मास क्या होता है. देखिए कई बार क्या होता है ना कि आपने मोलर मास तो टर्म देख लिया कि आपने कहा कि सर वाटर जो है इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है और इस पूरे को हम एक मॉलिक्यूल बोलते हैं. तो इसका जो भी मास होता है उसको हम मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं. ठीक है, एटॉमिक मास को भी हम मोलर मास बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास को भी मोलर मास बोलते हैं क्योंकि मोलर मास का मतलब है 1 मोल सब्सटेंस का कितना मास है, 1 मोल सब्सटेंस का कितना मास है. समझ में आ रही है बात. तो हम लोग यहाँ पर में मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2O के लिए हम बात कर सकते हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल है, H2 भी एक मॉलिक्यूल है, तो इसके लिए मॉलिक्यूलर मास की बात होगी. ठीक है, कि देयर एग्जिस्ट अ मॉलिक्यूल कॉल्ड H2O इन विच देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम. सिमिलरली देयर एग्जिस्ट अ मॉलिक्यूल कॉल्ड हाइड्रोजन वेयर देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम्स present in the molecule. Okay, but if you talk about NaCl, sodium chloride, now there exists no molecule called NaCl. कोई ऐसा NaCl नाम का मॉलिक्यूल नहीं होता है, होता ही नहीं है. क्या होता है बताते हैं कि भाई यहाँ पर में क्लोरीन है, यहाँ पर में Na+ है, यहाँ पे Cl- है, इसके बगल में इधर भी Cl- है, इधर भी Cl- है, इसके ऊपर भी Cl- है. सिमिलरली ये जो Cl- है इसके ऊपर भी एक, इसके ऊपर मेरी तरफ, ये स्क्रीन से बाहर मेरी तरफ लाइए, उधर भी एक Cl- है, एक अंदर स्क्रीन के पीछे की तरफ उधर भी Cl- है. सिमिलरली इस Cl- के बगल में इधर Na+ है, इधर तो एक था ही, इधर भी एक Na+ है, इधर भी एक Na+ है. समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो NaCl है ये क्या है, Na+ और Cl- का एक रेगुलर अरेंजमेंट है. Na+ एंड Cl- का एक रेगुलर अरेंजमेंट है. देयर एग्जिस्ट्स नो मॉलिक्यूल कॉल्ड NaCl बट देयर एग्जिस्ट अ
symmetrical arrangement, a regular arrangement in which Na plus NCl minus are present in 1:1 ratio. They are present in 1:1 ratio. ठीक है, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि NaCl नाम का कोई मॉलिक्यूल होता है, लेकिन अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हम इसके जो आयंस हैं उसके रेशियो के टर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. सो सिंस सोडियम एंड क्लोरीन आर प्रेजेंट इन 1:1 रेशियो, वी राइट अ फॉर्मूला कॉल्ड NaCl. इसमें जो 1 नहीं लिखा है वो साइलेंट है, Cl में 1 नहीं लिखा है वो साइलेंट है. दूसरा सिमिलरली क्या हो सकता है, CaCl2. ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ये भी बिल्कुल वैसा ही, यानी कि सारे सॉल्ट जो हैं वो ऐसे ही होते हैं. इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम सॉल्ट्स की बात करेंगे तो फिर वो अलग कहानी हो जाएगी. पर यहाँ पर में हम देख सकते हैं, ठीक है ना, कि CaCl2 में क्या है कि ये रेगुलर अरेंजमेंट है, ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है. हालांकि हम वहाँ पर भी वही बात कर पाएंगे. एनीवे, तो ये CaCl2 क्या है कि एक रेगुलर अरेंजमेंट है, बट देयर एग्जिस्ट नो मॉलिक्यूल कॉल्ड CaCl2. देयरफॉर वी यूज द टर्म फॉर्मूला मास हियर. पर ध्यान से देखिए, अगर आपको कहीं पर में बुक में लिखा हुआ मिल जाए कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl इज व्हाट, तो फिर वहां पर में ये नहीं बोलना है कि नहीं इसका तो वो हमेशा एक्सचेंजेबली यूज किया जाता है. ठीक है, फॉर्मूला मास को हम लोग मोलर मास की तरह यूज करते हैं, न्यूमेरिकल्स में हर जगह यूज किया जाता है, बहुत ही पॉपुलर इसका यूज है इस तरह से. ठीक है, पर एग्जैक्ट टर्म क्या होगा, वो होगा फॉर्मूला मास. ठीक है, एग्जैक्ट टर्म होता है फॉर्मूला मास. पर अगर कहीं पर में मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है तो परेशान नहीं होना है. ठीक है, वैसे एग्जैक्ट टर्म क्या होता है, फॉर्मूला मास. और सबका प्रॉब्लम कहाँ खत्म हो जाएगा, मोलर मास बोलो कुछ टेंशन ही नहीं है, वो सभी के लिए एप्लीकेबल है. क्लियर है, ठीक है ना. चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स. ठीक है, अब हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे. ओके, उससे पहले मैं कुछ चीज़ और आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि देखिए, अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो क्या है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है ना. तो इसीलिए इसका एक मोल लेंगे तो 1 मोल में कितना आ जाएगा, 1 मोल यूनिट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ग्राम. सिमिलरली मैं एक और जो नॉर्मली कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा यूज होता है, मैं उन सब का कुछ नाम लिख दे रहा हूँ, है ना. इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं. 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं. ठीक है ना. तो इनका मास कितना हो जाता है, एक मोल अगर ले लेते हैं तो 12 ग्राम हो जाता है. ठीक है ना, इसका मास कितना होता है, 12 ग्राम हो जाता है. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं नाइट्रोजन ले लूँ तो नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, 14 ग्राम. देखिए, ये सब इसका मोलर मास है, एटॉमिक वेट है, बहुत ही पॉपुलरली यूज होते हैं, बहुत कॉमनली यूज होते हैं. तो मैं किसी भी रिएक्शन में बताने नहीं जाऊंगा कहीं पर मैं भी अब कि क्या है इसका. ठीक है, वैसे तो आप लोगों को ये तो पहले ही सिखा दिया जाता है, 10th क्लास में थोड़ा बहुत रटवा दिया जाता है. ठीक है, लेकिन ये कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है. तो थोड़ा बहुत आप याद रख लीजिए, ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत याद रख लीजिए. ठीक है ना. और अपना क्लोरीन है, जैसे कि इसका फ्रैक्शन में है 35.5. ठीक है ना. ऐसे ही मैग्नीशियम है जिसका फ्रैक्शन में 24.3. पर ठीक है, सो ये सब कुछ याद रख लीजिए, इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है आगे. ठीक है, और पॉपुलरली यूज़ होता है अपना आयरन है. आयरन का हम लोग 56 पकड़ के चलते हैं कैलकुलेशन के लिए, है ना. कॉपर है, कॉपर का हम लोग 63.5 लेकर के चलते हैं. 63.5. ठीक है ना. ग्राम पर मोल, देखिए इन सब का यूनिट जो है वो ग्राम पर मोल है. ठीक है ना, ये ग्राम पर मोल है सबका यूनिट. जो पहले भी मैंने ये ग्राम में लिखा है, तो मैंने पहले बता दिया है कि यहाँ पे ये 1 मोल है. ये मैंने पहले कह दिया कि ये 1 मोल है, इसीलिए इन सब का यूनिट जो है यहाँ पे मैंने ग्राम में लिखा है. ये आप अगर ग्राम हटा देंगे, केवल 12 बोलेंगे, तो इट विल बी मास नंबर में. ठीक है ना. 63.5 का मतलब समझ में आ रहा है ना कि इसके मल्टीपल आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे और ये उसका एवरेज मास है. ठीक है ना. एवरेज में कभी भी आपको समझना चाहिए कि अगर इससे 100 मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो ये जो इसके डिफरेंट आइसोटोप्स प्रेजेंट होंगे उनके भी 100 मॉलिक्यूल्स से होंगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. यानी कि हमने इसको बहुत अच्छे से सब्स्टिट्यूट किया है ताकि हमारा कोई भी प्रॉब्लम ना. ठीक है ना. और बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ पर मैं आधा प्रोटॉन था इसीलिए 63.5 हो गया. ठीक है, चलिए अब हम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं. तो देखिए क्या है कि सारे कार्बन मोनोऑक्साइड के जो सैंपल हैं उसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होता है वो होता है 3:4. ठीक है,
तो ये किस लॉ को बताता है, ये कौन सा लॉ हमने पढ़ा था, इसमें कौन सा लॉ इस बात को जस्टिफाई करता है? बताइए। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है ना, डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना, कि चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड आप कहीं से भी ले लें, क्या हो जाएगा, कार्बन के 12 ग्राम के लिए ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 ग्राम होगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, CO है ना। तो कार्बन के 12 ग्राम के लिए ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 ग्राम होगा, ठीक है। और ये किसका कार्बन, तो इन दोनों का अगर रेशियो देख लीजिए तो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा ना। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, ठीक है। ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज, यानी कि एसटीपी पर में क्या होता है, एसटीपी का नाम सुना था आपने पहले, है ना, हमने डिस्कस किया हुआ है इस चीज़ को, इस टर्म को हमने डिस्कस किया हुआ है कि एसटीपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उस पर मैं केवल हाइड्रोजन सकता हूँ, हर किसी की बात कर सकता हूँ कि कितना होता है, 22.4 लीटर होता है, ठीक है ना। और ये भी मैंने आपको बताया था कि इसमें जो वेरिएशन होता है उसको फिलहाल हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, बाद में मैं आपको बता दूंगा कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, अब ये है क्वेश्चन कि द वेट ऑफ 2. ये देखिए आप, ये 10⁻23 से कुछ याद आ रहा है, अरे कुछ याद आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। इसके लिए था, ये था 1 मोल के पीछे था ना, 1 मोल में लिखा हुआ था ना कि 6.022 × 10⁻23, तो ये 2.01 है, तो हम ये बोल नहीं सकते हैं क्या कि ये 1/3 है उसका, बोल सकते हैं ना। तो अभी कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात कर रहे थे, कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने क्या देखा था, कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने देखा था ना, कार्बन मोनोऑक्साइड में हमने देखा था कि टोटल मास का कितना हो रहा था कार्बन मोनोऑक्साइड में, 12 का मास 28 ग्राम जो था ये 1 मोल के लिए, और ये कितना मोल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कितना मोल रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज 1/3 मोल, हाँ या ना, हाँ या ना। तो ये 1/3 मोल है, तो 1/3 मोल का मास कितना हो जाएगा, 28, कुछ मुश्किल है क्या, कोई परेशानी है क्या, हाँ। तो 9 से थोड़ा सा बड़ा है, 9.3 ग्राम, अरे 3 से डिवाइड करके देख लीजिए ना। चलिए, अब क्या होता है कि इन एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस मोलर मास जिसका है 108 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, जिसमें कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन एटम जो है वो 9:1:3.5 के रेशियो में प्रेजेंट है। तो अब आप बताइए कि अगर हम मान लेते हैं कि कार्बन का मास जो है वो क्या था, 9x ग्राम, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, x ग्राम, और नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 3.5 ग्राम, होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं अगर बोलूँ कि इन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ, सबका वेट अगर ऐड कर दूँ, दैट शुड बी 108, दैट शुड बी 108, हाँ या ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, दैट विल गिव यू 13.5 ग्राम इज इक्वल टू 108, सॉरी 13.5x, 13.5x जो है वो कितना है, 13.5x जो है वो कितना है, 108 है, 13.5x जो है वो क्या है, 108 है। तो आप x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। अरे 13 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 104 होता है, और आधा को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, तो यानी एग्जैक्टली 8 है, यानी जो अपना h है वो कितना आ गया, 8 आ गया, h जो है वो एग्जैक्टली 8 आ गया, ठीक है ना। ये 8 का मल्टीपल होगा, लेकिन यहाँ पर मैं 8 का एक ही से निकाल लीजिए ना, सबसे आसान वाले से, देखिए है कोई क्या, है कोई क्या, है कोई क्या, तो बस हो गया, बाकी आप निकाल के देख सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं, एक से निकल जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, उड़ा देंगे, ऐसे ही उड़ा देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, इफ वी कंसीडर दैट 1/6 इन प्लेस ऑफ 1/12, देखिए पहले मैंने आपको बताया था कि अभी तो यूनिट चेंज हो चुका है, लेकिन पहले जो हम लोग देखते थे वो क्या होता था कि कार्बन के जो हम C12 आइसोटोप की बात करते थे उसका 1/12 को हम लोग लेते थे 1 यूनिट, लेकिन अगर हम उसका 1/6 को 1 यूनिट लेंगे तो क्या होगा, अरे 1/6 जो है 1/12 का कितना टाइम्स है, डबल है, तो यूनिट जो है वो अपना डबल हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो क्या होगा फिर आप बताइए कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस विल बी क्या, द फंक्शन ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन अनचेंज इंक्रीज बाय 2-fold, ये करेक्ट है कि नहीं है, अरे डबल होगा नहीं होगा, 1/6 इंटू, सॉरी चलिए हाफ, दैट इज इक्वल टू 1/12, यही होता है ना। तो यानी कि इसका हाफ है 1/12, तो इसका ये डबल ही होगा ना, तो यूनिट ही हमने डबल कर दिया, तो क्या हो जाएगा कि 1 मोल का मास भी डबल हो सी बात है, 1 मोल कोई भी सब्सटेंस लेंगे तो उसका मास डबल हो जाएगा। मॉलिकुलर मास की अगर हम बात करेंगे तो, है ना, लेकिन अगर आप 1 मोल सब्सटेंस की केवल बात करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर केवल आप 1 मोल सब्सटेंस की बात करते हैं, है ना, मॉलिकुलर मास जो है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, अपना यूनिट चेंज हो गया है ना, यूनिट चेंज हो गया, लेकिन 1 मोल एटम्स का जो मास है वो तो अनचेंज ही रहेगा ना, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी, तो इसीलिए रिमेन अनचेंज्ड, रिमेन, इट विल रिमेन अनचेंज्ड,
ठीक है ना। 1 मोल का मास जो है वो अनचेंज रहेगा, लेकिन यूनिट मास जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। यूनिट मास जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन टोटल मास जो है 1 मोल का वो क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। यूनिट आपका कुछ भी रहेगा, मैं केजी को डबल कर देता हूँ, अरे मैं केजी को का यूनिट जो है वो डबल कर देता हूँ, उससे क्या आपका मास चेंज हो जाएगा? मास तो चेंज नहीं होगा, यूनिट चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। यूनिट चेंज हो जाएगा पर मास नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, इसके बाद क्या है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो Mg3PO4 ट्वाइस। अब बताइए कि इसमें हम क्या देख रहे हैं कि एक में कितने ऑक्सीजन एटम हैं, कितने ऑक्सीजन, एक में कितने, 8 हैं। एक में कितने हैं, 8 हैं, है ना। तो 1 मोल में तो अपने 8 हो जाते हैं, लेकिन अपने को यानी कि मैं बोल सकता हूँ 8% कितने में है, 1 में है। तो 1% कितने में होगा, 1/8 में होगा। 1/4 कितने में परसेंट होगा, 1/8 इंटू 1/4 में। तो ये कितना हो जाएगा, 1/32 हो जाएगा, ठीक है, 1/32 हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? अरे होगा नहीं होगा, करके देखो ना डिवाइड। अरे 100 से 32 है ना, 33 से तो थोड़ा सा ही छोटा है ना, तो 33 इंटू 399 होता है, 3 पॉइंट ही तो होगा। 3 पॉइंट में कुछ दिख रहा है क्या? दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, इजी इजी कैलकुलेशन, इजी कैलकुलेशन, ठीक है ना। एग्जैक्टली कैलकुलेटर से थोड़ी कैलकुलेट करना है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। ये AI ट्रिपल ई का क्वेश्चन था ये, ठीक है। पहले AI ट्रिपल ई नाम का चीज़ होता था जब IIT मेंस नहीं होता था, ठीक है। तो आज के लिए हम उसको समझ सकते हैं IIT मेंस का क्वेश्चन था। तो अगर ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो आसान था वो, ठीक है। चलिए यहाँ पर में देखते हैं, इस रिएक्शंस में देखते हैं कि क्या ये बोल रहा है कि एल्यूमिनियम 6 HCl के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है, ठीक है। इन सब से हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। हम पहले ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि 6 लीटर ऑफ HCl इज कंज्यूम्ड फॉर 3 लीटर ऑफ H2 गैस। अब आप बताइए कि गेलुजैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम जो था उसमें कहीं भी लिक्विड की बात थी? ये एक्वस का मतलब होता है पानी, लिक्विड की कोई बात कही थी क्या? केवल और केवल गैस के बारे में हमें पता था। तो ये ऑप्शन उड़ गया, नहीं हो सकता है ये, ठीक है ना। 33.6 लीटर ऑफ H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। ये मैंने कहा था क्या, मैंने कहा था STP, बिल्कुल STP हमने फिक्स कहा था। तो किसी भी रैंडम टेम्परेचर पर में ये बात नहीं हो सकती है, ठीक है ना। फिर क्या ये बोल रहा है 67.2 लीटर ऑफ H2 गैस इज प्रोड्यूस्ड फॉर एवरी मोल ऑफ एयर। देखिए ये क्या बोल रहा है कि इसका मतलब कितना है, इसका मतलब 3 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है 3 मोल, तो 3 मोल यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो कितने एल्यूमिनियम के लिए प्रोड्यूस हो रहा है? अरे वो तो 2 मोल एल्यूमिनियम के लिए प्रोड्यूस हो रहा है ना। और ये क्या बोल रहा है, एवरी का मतलब 1, 1 मोल के लिए तो इतना नहीं प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो खैर अब 3 जब गलत कर ही चुके हैं तो इसमें तो दिमाग लगाना है ही नहीं, ये तो करेक्ट होना ही होना है, ठीक है। पर देख ही लेते हैं कि क्या होता है। देखिए ये क्या बोल रहा है कि 11.2 लीटर ऑफ फॉर एवरी मोल ऑफ HCl के 6 मोल में के लिए इसका 3 मोल प्रोड्यूस होता है। तो HCl का 1 मोल के लिए इसका कितना प्रोड्यूस होगा, हाफ ही होगा ना। और हाफ का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 11.2 लीटर, ठीक है। समझ में आ गई बात? ओके, विच हैज़ द मैक्सिमम के पास है, तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो इसका क्या है, C12 कार्बन का, देखिए ऑलरेडी आपके हेल्प के लिए बता दिया है, कार्बन का मोलर मास जो है वो 12 है। तो इसमें कितना है, 2 मोल है। एल्यूमिनियम का 1 मोल है, इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो ऑब्वियसली ये मैक्सिमम होगा। तो मास इसका सबसे ज़्यादा है, लेकिन नंबर सबसे ज़्यादा किसका है, कार्बन आइटम का। समझ में आ रही है? ये धोखा देने के लिए था, ये भी JEE ने पूछा हुआ था, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलिए यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर मैं क्या ये पूछ रहा है कि भाई साहब ये 3 आइसोटोप्स की बात कर रहा है, 54, 56, 57, और सबका परसेंटेज दे रखा है। तो अब आप निकाल सकते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पर मैं देखिए मैं आपको सिंपल तरीका समझाता हूँ जिसमें कि आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बिना कैलकुलेशन किए, ईजी कैलकुलेशन है, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा बट आसान कैलकुलेशन। तो सबसे पहले देखिए 56 है, 56 है, ये 90 है, ठीक है। 56 है, 90 है, तो 56 वाला जो 90 है यानी कि सारे जो हैं वो 56 के क्लोज ही होंगे। अब 56 के क्लोज तो सारे ही हैं। अरे यार ऐसे तो नहीं पता चलेगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, आगे देखते हैं। अब ये क्या बोला है, 5% जो है वो कौन सा है, 57, और 5% जो है 54। अब आप बताइए 56 से नज़दीक तो है 57, है ना, और 54 जो है, ठीक है। और मैंने आपको बताया ही था कि हम लोग क्या करते थे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को डिवाइड कर लेते थे, है ना। तो अब ये 57, 54, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को अगर मैं डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, ये 3 है तो ये 55.5 पर में हम बोल सकते हैं कि 55.5 वाला जो है, 55.5 वाला जो है वो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 0.5 को 10 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये इसके ज़्यादा करीब हो जाएगा, तो उसमें से 0.05 घटा दीजिए। 0.5 का 10वां पार्ट क्या होगा, 0.5 तो हो गया,
55.95। ये तो मैंने आपको बताया इसीलिए इतना टाइम लगा, पर देख के ये आंसर मैं टिक मार सकता हूँ क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है। समझ में आई बात नहीं है, वैसे कैलकुलेशन करके तो आप निकाल ही सकते हैं, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन करना आता है तो निकाल ही सकते हैं, मैं तो आपको बस जुगाड़ बता रहा था, ठीक है ना। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो अभी तक हमने किए हैं, सारे क्वेश्चन स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस को छोड़ करके सारे क्वेश्चंस जेई मेंस में या AIEEE में पूछे हुए हैं पहले ही, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे, ठीक है। चलिए मैं अब आपको एक टर्म समझाता हूँ, वेपर डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। वेपर डेंसिटी टर्म जो है बहुत ही अच्छा टर्म होता है, ठीक है। देखिए ये क्या कहना चाहता है वेपर डेंसिटी। अब इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप देखिए, जवाब देकर अपने अंदर झांक के देखिए क्या आप इसका जवाब ढूंढ सकते हैं, नहीं ढूंढ सकते हैं। सो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि H2 गैस का डेंसिटी कितना होगा? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अरे भाई, हमें पता है कि अगर इसका मैं 1 मोल लेता हूँ STP पर में तो उसका वॉल्यूम मुझे पता होगा 22.4 ग्राम, और 1 मोल का मास तो हमें ऐसे ही पता होता है हमेशा, ठीक है ना। तो मास बाय वॉल्यूम इज डेंसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि O2 और हाउ मेनी टाइम्स O2 इज डेंसर देन H2, तो अब 1 मोल अगर हम सेम कंडीशन पर मिलेंगे तो हमें पता है कि सभी का वॉल्यूम जो है वो सेम होगा, सारे गैसेस का वॉल्यूम सेम होगा, टेम्परेचर प्रेशर सेम रखते हैं तो डिफरेंस केवल किसका होगा, उसके मास का होगा। और मास किस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन है। तो यहाँ पर मैं हाइड्रोजन का जो हमने मोलर मास देखा था वो कितना आता था, 2 ग्राम पर मोल आता था, और इसका कितना आता था, इसका आता था ऑक्सीजन का 16 आता था, तो O2 का कितना 32 आ जाएगा, ठीक है। तो 32 और ये 2, तो ये कितना टाइम्स है, 16 टाइम्स है, यानी कि इसका डेंसिटी जो है, ऑक्सीजन का डेंसिटी जो है वो 16 टाइम्स हाइड्रोजन होगा, होगा नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना टाइम्स होगा, इसका मोलर मास होता है 44 होता है, इसका होता है 2, तो कितना टाइम्स, 22 टाइम्स होगा, 22 टाइम्स हेवियर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब वेपर डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं कि इसको हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको 2 से डिवाइड कर दो, उसका वेपर डेंसिटी हो। समझ में आ रही है बात, ये तीनों क्वेश्चंस का रिलेवेंस समझ में आ रहा है। मतलब बेसिकली वेपर डेंसिटी का मतलब होता है कि कोई भी गैस हाइड्रोजन का कितना टाइम्स हेवियर है। वेपर डेंसिटी का यही मतलब होता है कि कोई भी गैस हाइड्रोजन का कितना टाइम्स हेवियर है, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं कि वेपर डेंसिटी, अब पता चल गया ना, कार्बन डाइऑक्साइड का वेपर डेंसिटी कितना हो जाएगा, जितना टाइम्स है हाइड्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का वेपर डेंसिटी कितना है, 22 है, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में अगर मैंने हाइड्रोजन मिला दिया, ऑक्सीजन मिला दिया, कोई भी अलग अलग गैसेस मिला दिए, नंबर्स में फ्रैक्शंस की बात कर लूंगा, उनके फ्रैक्शंस की बात कर लूंगा उनके नंबर्स में, ठीक है ना, कि कितना, अगर 100 है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अगर 50% है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, 50% है, ठीक है। तो क्या हम बोलेंगे कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेपर डेंसिटी है उसमें उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, वेपर डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फ्रैक्शन, दैट इज 22 इंटू 0.5, 22 इंटू 0.5 दैट इज 11। समझ में आ गई बात। तो ऐसे ही अगर डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट होंगे तो हमको पता होना चाहिए कि उनका फ्रैक्शन कितना है, उनका फ्रैक्शन कितना है, उनका फ्रैक्शन कितना है, और उनका वेपर डेंसिटी कितना है। सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर करके ऐड करते जाएंगे, सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर करके ऐड करते जाएंगे, आपको मिल जाएगा वेपर डेंसिटी, ठीक है। टाइम खत्म हो चुका है, पर मैं 2 क्वेश्चन करना चाहता था, पर एक ही क्वेश्चन मैं करूंगा फिलहाल, और दूसरा क्वेश्चन जो है इसको आप देख लीजिए और ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या है, कि क्या बोल रहा है कि वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग 25% PCl3 एंड 75% PCl5। तो PCl3 में क्या होता है, फास्फोरस का जो मोलर मास होता है वो 31 होता है, ठीक है ना, फास्फोरस का मोलर मास 31 होता है। क्लोरीन का अभी हमने देखा 35.5 होता है, तो उसको 3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 31 को ऐड कर लीजिए उसमें, तो आपको कितना मिल जाएगा, 137.2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा इसका वेपर डेंसिटी। इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने कैसे, 0.5 से, क्योंकि टोटल का एवरेज निकालना है ना हमें, है ना। तो हम क्या, इसका निकालने के लिए हमने 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली इसका मोलर मास जो है वो कितना आ गया, उसको फिर से 2 से डिवाइड किया, 0.75 से मल्टीप्लाई किया, और इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना आ गया, 95.35 आ गया, ठीक है ना। देखिए अगर आप ओरली कैलकुलेट करेंगे तो आप क्लोज पहुंच जाएंगे, ठीक है ना, क्लोज आप पहुंच जाएंगे। कोई से क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में तो आप ऐसे ही उड़ा देंगे, और जब ऐसा होगा, जब सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होगा बोर्ड एग्जाम्स में, तो उसमें क्या रहेगा कि वैल्यूज ऐसे दिए रहेंगे कि आप आसानी से उसको काट सकते हैं, ठीक है ना। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझने पर में ध्यान रखना है, ठीक है। और कैलकुलेशन अगर आप अपना स्पीड इनहेंस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, इजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए इस पर में कि क्या बोल रहा है यहाँ पर में, NO2 है और N2O4 है, ठीक है। आप इसका मोलर मास निकाल सकते हैं, वेपर डेंसिटी इंडिविजुअल दोनों का निकाल सकते हैं। ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो मिक्सचर है उसका वेपर डेंसिटी है 38.3, जो भी टेम्परेचर से हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि सभी के लिए तो सेम ही रहना है, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि 100 ग्राम में कितना मोल होगा NO2 का, ठीक है। ओवरऑल दिया हुआ 38.3 और टोटल मास दिया हुआ 100 ग्राम। अब आपसे पूछा जा रहा है कि उसमें NO2 के कितने मोल्स हैं। ये क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। मैं करना चाहता था पर टाइम हो गया है ख़त्म, तो
इसमें 2 मिनट और लग जाएगा, 2 मिनट नहीं 1.5 मिनट लग जाएगा, बट एनीवे छोड़िए, कोई बात नहीं, आपके लिए होमवर्क है। तो हम लोग यहीं पर मैं क्लास को ख़त्म करेंगे, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वैसे तो मैंने आपके लगभग क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए जो पीछे जेई मेंस में आए थे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप कर सकते हैं, उसको सॉल्व कीजिए। और अगली क्लास में हम लोग थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, तो फिर और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने का अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।